बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट सम न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, इसको सीखिए। पहला पॉइंट है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक ब्रिज तैयार किया। ब्रिज का मतलब होता है सर्किट, सर्किट को हिंदी में परिपथ कहते हैं। तो उन्होंने एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया जिस ब्रिज को हम क्या कहेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज। इस परिपथ में, इस ब्रिज में 5 कैपेसिटर होता है। पहला कैपेसिटर है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3, चौथा है C4 और पांचवा है C5। इस तरह के ब्रिज को हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज व्हीट स्टोन नाम के वैज्ञानिक ने तैयार किया था। ब्रिज का मतलब परिपथ या सर्किट होता है। तो यह एक विशेष प्रकार का सर्किट है जिसमें 5 कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज 2 कंडीशन में रह सकता है, या तो ये संतुलित अवस्था में रह सकता है या फिर असंतुलित अवस्था में। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज या तो बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड होगा। अगर C1/C2 अगर C1/C2 का मान C3/C4 के बराबर होगा, अगर C1/C2 का वैल्यू C3/C4 के बराबर होगा तो व्हीट स्टोन ब्रिज WSB का मतलब हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड होगा। तो कोई भी व्हीट स्टोन ब्रिज कब बैलेंस होता है, कब संतुलित होता है, जब C1/C2 यह जो रेशियो है C3/C4 के बराबर हो जाए। और जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो C5 जो होगा, ये पांचवा वाला कैपेसिटर, ये पांचवा कैपेसिटर जो है वो यूजलेस हो जाएगा। यूजलेस का मतलब यहाँ पर यह है कि इस ब्रांच से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो यह जो कैपेसिटर है इसको लगाइए या ना लगाइए, इससे बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैटरी केवल इस 4 कैपेसिटर को ही करंट ट्रांसफर करेगा, यानी चार्ज ट्रांसफर करेगा। बैटरी जो है इस पांचवा कैपेसिटर को कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि इस पांचवा, ये जो 5th ब्रांच है यानी पांचवा कैपेसिटर, इससे कोई भी चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कब बैलेंस्ड होता है, जब C1/C2 का मान C3/C4 के बराबर हो। और जब बैलेंस होगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि चार्ज इधर से फ्लो होगा, चार्ज इधर से भी फ्लो होगा, लेकिन ये जो ब्रांच है ये आपका बेकार हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस ब्रांच से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इस ब्रांच को हम जोड़े रखें या हटा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर C1 और C2 का रेशियो C3 और C4 के रेशियो के बराबर नहीं होगा तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, WSB का मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज, तो व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड होगा, यानी असंतुलित होगा। सो C5 इज यूजफुल। इसीलिए ये जो पांचवा कैपेसिटर है इससे चार्ज फ्लो होगा। मान लीजिए इस ब्रिज को हम एक बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं। समझिएगा, इस ब्रिज को हम क्या करते हैं, एक बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं ऐसे करके। तो इस बैटरी से जो भी चार्ज निकलेगा वह चार्ज यहां पर 2 पार्ट में बटेगा। मान लो इधर Q1 चार्ज गया, इधर Q2 चला गया। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो यह Q1 चार्ज यहाँ पर आएगा, उसके बाद सीधा इधर चला जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, ध्यान से समझिए, व्हीट स्टोन ब्रिज 2 ही कंडीशन में रह सकता है, या तो बैलेंस्ड कंडीशन या अनबैलेंस्ड कंडीशन। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है तो पांचवें ब्रांच से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो ये जो Q1 चार्ज है ये सीधा इधर चला जाएगा, और ये जो Q2 चार्ज है ये सीधा इधर आ जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में 2 कैपेसिटर को सीरीज में जुड़ा हुआ तब कहेंगे जब सेम चार्ज फ्लो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो Q कूलम का चार्ज है, बैटरी से कितना चार्ज निकला Q, यह Q कूलम का चार्ज इस पॉइंट पर आकर 2 पार्ट में बट गया, इधर गया Q1, इधर गया Q2। अब यह Q1 चार्ज यहाँ पर आकर 2 पार्ट में बट सकता था,
लेकिन ये तब बटेगा जब अनबैलेंस्ड होगा। लेकिन जब बैलेंस हो जाएगा तो इस वाले ब्रांच से कोई चार्ज फ्लो होगा ही नहीं, तो ये सारा का सारा Q1 इधर फ्लो हो जाएगा और सारा का सारा Q2 इधर चला जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, और ये दोनों भी सीरीज में होगा, तो C1 और C2 सीरीज में होगा, C3 और C4 भी सीरीज में होगा, और ये आपस में पैरेलल में होगा। चूंकि ये पांचवा ब्रांच बेकार है तो इसलिए इसको हम हटा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, पर ये और ये पैरेलल है। क्लियर है? लेकिन अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस होगा तो यह Q1 चार्ज आकर यहाँ पर बटेगा दो पार्ट में, इधर कुछ चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब मान लो इधर Q1 डैश चला गया तो इधर Q1 माइनस Q1 डैश जाएगा। इसका मतलब ये और ये फिर सीरीज में नहीं होगा। क्लियर? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस होगा तो यहाँ पर कुछ चार्ज इधर आएगा, कुछ चार्ज इधर आएगा। इसका मतलब ये जो Q1 चार्ज इधर से आ रहा है, ये Q1 चार्ज इस पॉइंट पर आकर दो पार्ट में बटेगा। इसका मतलब इस कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q1 माइनस Q1 डैश, और इस पर कितना चार्ज है, Q1। सेम चार्ज नहीं है, इसका मतलब सीरीज में नहीं होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये दो कैपेसिटर है, और यह जो दो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है फर्स्ट, इसका पॉजिटिव प्लेट मान लो पॉइंट ए से कनेक्ट है, और सेकेंड कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट पॉइंट बी से कनेक्ट है। अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक तार के द्वारा, यह एक तार है, एक तार के द्वारा अगर हम इसको जोड़ दें तो इस प्रोसेस को कहते हैं, यह जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं शॉर्ट करना। और ये जो सर्किट है ये शॉर्ट हो गया, यानी शॉर्ट सर्किट। किसी भी सर्किट को शॉर्ट किया जाता है सर्किट के दो बिंदुओं को एक तार के दो से जोड़कर। अगर किसी परिपथ को, किसी सर्किट को शॉर्ट करना हो तो सर्किट के किसी भी दो बिंदु को आप सीधा एक तार से जोड़ दीजिएगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट होगा तो यह दोनों बिंदु का पोटेंशियल सेम होगा। अगर बिंदु ये 10 वोल्ट पर होगा तो बिंदु बी भी 10 वोल्ट पर आ जाएगा। अगर ये 20 वोल्ट पर होगा तो ये भी 20 वोल्ट पर आ जाएगा। यानी जब भी दो पॉइंट को एक तार के द्वारा जोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को हम शॉर्टिंग करना कहते हैं, और यहाँ पर जो सर्किट बन रहा है इसको शॉर्ट सर्किट कहेंगे। तो इस स्थिति में पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम पोटेंशियल पर होगा, सेम वोल्टेज पर होगा। इसलिए अगर इस पॉइंट का नाम ए है तो इस पॉइंट का भी नाम हम लोग ए रखेंगे। यानी दोनों पॉइंट का नेम हमेशा सेम रखा जाएगा। दो पॉइंट का नेम सेम तब रखते हैं जब दोनों पॉइंट सेम वोल्टेज पर हो, और दो पॉइंट का नाम अलग अलग तब रखते हैं जब अलग अलग वोल्टेज पर हो। इस पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी। अलग अलग नाम इसलिए है क्योंकि अलग अलग वोल्टेज पे है। इसका नाम ए है तो इसका भी नाम ए होगा, क्योंकि ये दोनों सेम वोल्टेज पर है। क्यों है सेम वोल्टेज पर? क्योंकि ये दोनों पॉइंट को हमने एक तार के द्वारा शॉर्ट कर दिया है। और जब भी सर्किट के दो पॉइंट को आप किसी तार के द्वारा सीधा जोड़ते हैं तो फिर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शॉर्ट करना। और उस स्थिति में दोनों बिंदु समान विभव पर आ जाता है। मान लो यह एक कैपेसिटर है, यह 20 वोल्ट पर है, और ये वाला जो पॉइंट है यह 8 वोल्ट पर है। यानी दोनों पॉइंट का अलग अलग वोल्टेज है। लेकिन अगर इसको हम एक तार के द्वारा ऐसे जोड़ देंगे तो दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का नाम आपने ए रखा है तो इसका भी नाम क्या रखा जाएगा, ए। और ये अगर 20 वोल्ट है तो मान लो ये भी 20 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर यहां पर एक कैपेसिटर डाल दें तो फिर ये दोनों पॉइंट शॉर्ट नहीं हुआ। शॉर्ट करने के लिए केवल वायर से जोड़ना चाहिए, ना कि उसमें कुछ कैपेसिटर वगैरह जोड़ना चाहिए। अगर किसी दो बिंदु को शॉर्ट करना हो, मान लो ये सर्किट है जिसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, रेसिस्टेंस, इस दोनों बिंदु को शॉर्ट करना है, यह बिंदु M है, यह बिंदु N है, इसको शॉर्ट करना हो तो सीधा एक तार से जोड़ना होगा। इस बीच में कोई दूसरा चीज नहीं जोड़िएगा, सिर्फ वायर होना चाहिए और कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह व्हीटस्टोन ब्रिज से लिया गया क्वेश्चन है। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम है बी,
यहाँ पर 5 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, सारे कैपेसिटर का कैपेसिटी सेम है 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 4 एंड 4। क्वेश्चन है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी बिंदु के बीच में समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। तो इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है, तो है क्योंकि इसमें 5 कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये पता करिए ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं C1 का मान कितना है 4, C2 का भी मान कितना है 4, C3 का भी मान 4 और C4 का भी मान 4, C5 का भी मान है 4। अब हम चेक करेंगे C1 और C2 का अनुपात कितना आएगा, तो 4/4 1। C3 और C4 का रेशियो कितना आएगा, तो C3 का मान है 4 माइक्रोफैराड, C4 का भी मान है 4 माइक्रोफैराड, तो यह अनुपात 1। इसका मतलब C1 और C2 का मान आ रहा है 1, C3 और C4 का भी वैल्यू आ रहा है 1। इसका मतलब C1/C2 का मान C3/C4 के बराबर है। चूंकि यह अनुपात बराबर है इसीलिए ये बैलेंस हो गया। ये जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है ये संतुलित हो गया। अब जब ये संतुलित हो गया तो ये 5वां वाला ब्रांच बेकार हो गया। अब जब 5वां ब्रांच बेकार हो गया तो इसको रखने से कोई फायदा तो है नहीं। अब जरा सोचिए कि जब ए और बी के बीच आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो हम ए से चलेंगे और बी पर जाएंगे। ए से बी तक जाने का 2 रास्ता है, एक इधर से एक इधर से। जो भी चार्ज इधर से जाएगा वो दोनों पे सेम फ्लो होगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज होगा और ये दोनों भी सीरीज होगा, पर ये और ये पैरेलल होगा। तो देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे लिखेंगे, ये और ये सीरीज है तो लिखेंगे 4 सीरीज 4, फिर ये दोनों भी सीरीज है तो लिखेंगे 4 सीरीज 4, पर ये और ये पैरेलल है तो बीच में हम P लिख देंगे, P का मतलब पैरेलल। अब 4 और 4 सीरीज में है, 4 और 4 सीरीज में है, तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 4 × 4/4 + 4 पैरेलल। ये दोनों सीरीज में है तो 4 × 4/4 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पैरेलल 2, तो आंसर हो जाएगा 2 + 2 = 4 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पॉइंट का नाम है M, इस पॉइंट का नाम है M। यहाँ पर देखिए 3 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तीनों का कैपेसिटी C है। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। बिंदु M और बिंदु N के बीच समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा यह बिंदु M इस बिंदु के साथ शॉर्ट किया हुआ है क्योंकि ये सीधा तार से कनेक्ट है। तो अगर इस पॉइंट का नाम M है तो इस पॉइंट का भी नाम हम क्या रखेंगे, M, क्योंकि सेम वोल्टेज पर होगा। उसी प्रकार यह जो बिंदु है और यह जो बिंदु है ये शॉर्ट किया हुआ है। तो अगर इस पॉइंट का नाम N है और बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल वायर है, तो इसका भी नाम N होगा क्योंकि सेम वोल्टेज पर होगा, और इसका भी नाम क्या होगा, N। अब हम देख सकते हैं किसके बीच में निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है M और N बिंदु के बीच। अब हम M बिंदु से N बिंदु तक जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, M से N तक, और देखेंगे M से N तक जाने का कितना रास्ता है। तो M से N तक जाने का ये एक रास्ता है जिसमें एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है C। फिर आप देखिए M से N तक जाने का ये दूसरा रास्ता है जिसके बीच एक दूसरा कैपेसिटर है C।
और फिर ये देखिए M और N के बीच में एक तीसरा कैपेसिटर है C। ये बिंदु M है तो यह भी बिंदु M होगा, चूंकि सेम वोल्टेज पर होगा। यह N है तो यह भी N होगा। अब देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है M और N के बीच जुड़ा हुआ है, सेकेंड कैपेसिटर भी MN के बीच जुड़ा हुआ है, और थर्ड कैपेसिटर भी MN के बीच जुड़ा हुआ है। तीनों कैपेसिटर किस में आ गया? पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगा C पैरेलल C पैरेलल C। पैरेलल का मतलब प्लस, C प्लस C प्लस C, आंसर हो गया 3C। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, और ये पॉइंट A है। यहां पर टोटल 5 कैपेसिटर हैं, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। सारे कैपेसिटर का कैपेसिटी 4 है, लेकिन इसका कैपेसिटी 2 माइक्रोफराड है। क्लियर है? क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है M और N बिंदु के बीच। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। तो हम M से चलना प्रारंभ करेंगे और N तक जाएंगे। M से N तक जाने का एक ये रास्ता है जिसमें 3 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे M, यहाँ पर लिखेंगे N, और एक जो ये वाला रास्ता है M से N तक जाने का, ये वाला जो रास्ता है, इसमें 3 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, 1 2 3। इसका कैपेसिटी है 4, फिर है 2 माइक्रोफराड, फिर है 4 माइक्रोफराड। लेकिन ये जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफराड, इसका जो 2 टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, मान लो इस टर्मिनल का नाम है E, इस टर्मिनल का नाम है F। तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर है, यह बिंदु E और बिंदु F से जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव प्लेट कहाँ से कनेक्ट है? E से, और निगेटिव प्लेट F से। क्लियर है? E और F के बीच, E से F तक जाने का एक रास्ता तो सीधा है, E से F तक जाने का ये सीधा रास्ता है। एक रास्ता इधर से है, E से A, A से F। तो E से A, A से F। E से A के बीच में एक कैपेसिटर है यहाँ पर 4 माइक्रोफराड, और A से F के बीच एक कैपेसिटर है यहाँ पर 4 माइक्रोफराड। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, ये इसके साथ पैरेलल में है, और फिर ये तीनों सीरीज में होगा। तो इसका आंसर जो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे सीरीज। अब यहाँ पर देखो अंदर में यह 2 जो है ये पैरेलल में है इसके साथ, लेकिन ये दोनों सीरीज है, तो ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे 4 सीरीज 4। फिर इसके साथ ये सीरीज में है, 4 सीरीज में है इस समूचे के साथ। ये दोनों सीरीज है तो 4 सीरीज 4। ये इसके साथ पैरेलल में है, पैरेलल 2। ये पूरा इसके दोनों के साथ सीरीज में है, तो 4 सीरीज, ये सीरीज 4। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फोर सीरीज 4 का मतलब होता है 4 × 4/4 + 4, तो 16/8 यानी 2 हो जाएगा। 2 पैरेलल 2 का मतलब 2 + 2, तो 2 + 2 हो गया 4 सीरीज 4। ये 4 सीरीज 4, 4 सीरीज 4 सीरीज 4 का आंसर हो जाएगा 1/4 + 1/4 + 1/4 का इन्वर्स। आपको पता है अगर C1, C2 और C3 सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होता है 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इनवर्स। यहाँ पर तीनों का वैल्यू 4 है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4 का इनवर्स। इसका उल्टा करिएगा तो आंसर हो जाएगा 4/3 माइक्रो फराड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटी है C1 और दूसरे की कैपेसिटी है C2। इसको पहले पैरेलल में जोड़ा गया और फिर सीरीज में जोड़ा गया। दो कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटी है C1, दूसरे की कैपेसिटी है C2। इस दोनों को पहले पैरेलल में जोड़ा गया, फिर सीरीज में जोड़ा गया। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी का वैल्यू पैरेलल में 16 फराड हो और सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का वैल्यू 3 फराड हो, तो C1 और C2 का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया? देयर आर टू कैपेसिटर्स whose capacities are C1 and C2 respectively. First of all, the two capacitors are connected in parallel where the equivalent capacity is 16 farad. In the second case, the two capacitors are connected in series and the equivalent capacity is 3 farad. We have to find the value of C1 and C2. तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, जब ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? पैरेलल का मतलब प्लस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा C1 प्लस C2 16, इक्वेशन 1। और जब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी 3 है। इसका मतलब सीरीज में क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, इसका मान 3 हो जाएगा। अब हम C1 प्लस C2 का मान 16 यहाँ पर रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे C1 C2 बाय C1 प्लस C2 का मान यहाँ 16 रखिए बराबर 3, तो C1 इंटू C2 का मान निकल जाएगा 16 गुना 3 48, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम आपस में सॉल्व करेंगे तो C1 और C2 का मान निकल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ से आप C2 का मान निकालिए। यहाँ से C2 का मान कितना आएगा? 48/C1, और यह मान उठाकर इसमें रख दीजिए, तो C1 प्लस C2 का मान क्या रखेंगे? 48/C1 बराबर 16। इसको सॉल्व करेंगे, C1 इंटू C1 स्क्वायर प्लस 48/C1 इज इक्वल टू 16। ये C1 चला जाएगा इधर, C1 स्क्वायर, इस 16 C1 को इधर लाइए, माइनस 16 C1 प्लस 48 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। इसको हम लिख सकते हैं C1 स्क्वायर 12C1 माइनस 4C1, 12 4 16 हो गया, अब 12 चौके 48 हो गया। अब यहाँ पर C1 कॉमन लेंगे तो C1 माइनस 12, यहाँ माइनस 4 कॉमन लेंगे, C1 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर भी C1 माइनस 12 और यहाँ पर भी C1 माइनस 12 कॉमन है, तो अंदर में यहाँ पर क्या रह जाएगा? C1, और यहाँ पर रहेगा -4। अगर ये 0 होगा तो C1 का मान 12 निकलेगा, अगर ये 0 होगा तो C1 का मान 4 निकलेगा। तो C1 का मान 12 फराड भी हो सकता है, 4 फराड भी हो सकता है। मान लो C1 का मान 12 फराड होगा तो C2 का मान होगा 48/12 यानी 4। लेकिन अगर C1 का मान 4 लेंगे तो C2 का मान आएगा 12। इसका मतलब C1 का वैल्यू निकला 12, C2 का वैल्यू निकला 4, या आप लिख सकते हैं C1 का मान 4, C2 का मान 12। इसका मतलब कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी वो 12 फराड और 4 फराड होगी। क्लियर है? क्योंकि 12 और 4 का पैरेलल कितना आएगा? 16। क्वेश्चन में क्या था कि दो कैपेसिटर का पैरेलल इक्विवेलेंट 16 है, यानी 12 और 4 को जोड़िए 16 आ गया, और उसका सीरीज इक्विवेलेंट 3 है, तो सीरीज इक्विवेलेंट क्या आएगा? 12 और 4 का सीरीज इक्विवेलेंट होगा 12 गुना 4 बटे 12 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, 12 प्लस 4 16, 16 तिया 48।
3 आ गया। क्लियर है, ये हमने आपको चेक करके दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कैपेसिटर है जिसका 2 प्लेट है, एक प्लेट X है और इस प्लेट का नाम है Y। यह पॉइंट A से जुड़ा है, यह पॉइंट B से जुड़ा हुआ है। यह 20 वोल्ट पर है और यह जो बिंदु है यह 10 वोल्ट पर है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन प्लेट X। कैपेसिटर में 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट। एक प्लेट का नाम है Y और दूसरे प्लेट का नाम है X। जो प्लेट हाई वोल्टेज से जुड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा और जो प्लेट लो वोल्टेज से जुड़ा होगा वो निगेटिव होगा। तो जरा सोच के बताइए इस दोनों प्लेट में कौन सा प्लेट पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। तो हम देख सकते हैं प्लेट Y जो है वो 20 वोल्ट पर है और प्लेट X 10 वोल्ट पर है। इसका मतलब प्लेट Y पॉजिटिव होगा और प्लेट X निगेटिव होगा। और हम ये भी जानते हैं कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर हमेशा इक्वल अपोजिट चार्ज होता है, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, जहां पर Q का फॉर्मूला होता है C इंटू V। Q बराबर क्या लिखते हैं, C इंटू V। C का मान कितना है, 2 माइक्रोफैराड और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर होगा 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, क्योंकि एक प्लेट 20 वोल्ट पर है और एक प्लेट 10 वोल्ट पर है। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट होगा। अब 2 माइक्रोफैराड को 10 वोल्ट से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 माइक्रोकूलम। इसका मतलब इस पर प्लस 20 माइक्रोकूलम होगा, इस पर माइनस 20। तो क्वेश्चन है प्लेट X पर क्या चार्ज होगा। तो इसका आंसर होगा प्लेट X पर माइनस 20 कूलम का चार्ज होगा, जबकि प्लेट Y पर प्लस 20 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर मान लीजिए यह एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर कितने कूलम का चार्ज है, Q, और इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो m है। मान लीजिए यह Q एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज का वैल्यू है Q और इसका द्रव्यमान जो है मास है m। स्पेसिफिक चार्ज को हिंदी में विशिष्ट आवेश कहते हैं। कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल बिना मास के हो ही नहीं सकता। चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अल्फा हो, बीटा हो, हर एक चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा। बिना मास के कोई भी चार्ज हो ही नहीं सकता। तो मान लीजिए यह एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q और इसका मास है m। तो इसका जो विशिष्ट आवेश होगा यानी स्पेसिफिक चार्ज होगा वो होता है Q/m, यानी चार्ज पर यूनिट मास। चार्ज पर यूनिट मास को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम का चार्ज होता है, E, और उसका मास है m। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻31 kg। इसको सॉल्व करिए, पॉइंट और पॉइंट उड़ गया, 16/91 गुना 10⁻⁻19। ये -31 ऊपर जाएगा, +31, 16/91 इंटू 10⁻12, 16/91। यहाँ से एक 10 यहाँ गुना करिए, 160
यहाँ 10 पर पावर कितना बचेगा 11। 160 को 91 से भाग देंगे तो 1.8 इंटू 10 पर पावर 11। ऊपर में चार्ज है, चार्ज का ऐसा ही मात्रक कूलम, नीचे में मास है, मास का ऐसा यूनिट केजी। तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होगा वो होता है 1.8 इंटू 10 पर पावर 11 कूलम्ब पर केजी। विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब पर केजी होता है और विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है Q/m। चार्ज पर यूनिट मास को हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल के प्रति एकांक द्रव्यमान पर जो उपस्थित चार्ज होता है उसी को हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी सेकेंड चैप्टर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।